नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे अभ्यर्थी हमारे बीच फटाफट से जुड़ेंगे और बेहतरीन तरीके से इस क्लास को अच्छी तरीके से इस क्लास को पढ़ेंगे और आनंद लेंगे। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस का जो कि एजीटीए वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा डर बना हुआ था, क्योंकि जो बच्चे जहां से भी पढ़े थे पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थे और बच्चों की डिमांड थी कि नीलेश सर आप एनिमल हस्बेंड्री लेकर के आइएगा, क्योंकि हमने आपसे एग्रोनॉमी, एक्सटेंशन और सॉइल साइंस पढ़ के बड़ा आनंदित हो गया है, क्योंकि हर एक चीजें वहां से क्लियर हो गई हैं। क्यों सर, एनिमल हस्बेंड्री की भी वो सारी चीजें क्लियर करा दीजिएगा जैसे आपने इन सारे विषयों की कराया। यूपी स्पेशल में भी बच्चों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो बच्चे, एनिमल हस्बेंड्री पहला क्लास हमने आपके लिए डाला यूट्यूब पे, आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। लगभग लगभग 2000 के आसपास व्यूज आने वाले हैं और एक दिन पहले का वीडियो है, ठीक है। और कोई प्लानिंग नहीं थी उस वीडियो को डालने की, ऐसे ही रैंडम हमने अपने निर्माण बैच में जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं उसी क्लास का वो डेमो वीडियो था एनिमल हस्बेंड्री का, ठीक है, जो हमने आपको दिया। ऐसा मत समझना कि उसमें हमने टॉपिक नहीं कवर किए, सारा वीडियो क्वालिटी मतलब टॉपिक से ही रिलेटेड है, बट वो ऑफलाइन डेमो क्लास का वीडियो है, ठीक है। हम सेकेंड पार्ट लेकर के आए हैं एनिमल हस्बेंड्री का, और थर्ड पार्ट यदि आपको देखना है एनिमल हस्बेंड्री का और निरंतर आपको देखना है जब तक सिलेबस ना पूरा हो जाए, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिएगा, वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी। आप ऐप डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करिएगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जाइएगा पेड कोर्स में शताब्दी बैच को ज्वाइन करके आप वहां एनिमल हस्बेंड्री का विधिवत क्लास देख सकते हैं, क्योंकि ये दो क्लासेस आपको डेमो के रूप में दी जा रही हैं ताकि आप हमारे क्वालिटी कंटेंट को जज कर पाओ कि हम कैसा पढ़ाएंगे और कैसा आपको समझ में आएगा, ठीक है। हम शुरुआत करने जा रहे हैं लेक्चर की, उससे पहले आप और हम दोनों रेडी हो जाएं, और रेडी होने के बाद हमारा काम पढ़ाने का, आपका कर्तव्य है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा हमारे साथ जुड़े और करे अपने 5 अंक पक्के। 100 में अगर 5 अंक यदि आपके पक्के हुए तो ये बहुत बड़ा ये रोल होगा एनिमल हस्बेंड्री का आपके सिलेक्शन में। तो ये 5 अंक कैसे पक्के होंगे हम आपको पहले दिन से लेकर के अंतिम दिन की रणनीति में बताते रहेंगे कि आपको 5 में 5 कैसे लाना है। हम हर सब्जेक्ट को आपके दिमाग तक डालने का प्रयास करेंगे, चाहे समय कितना भी लगे, क्योंकि समय अपना है, बस कंटेंट पर आया है, इसको अपना करना है। तो एनिमल हस्बेंड्री में हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में, तो कुछ टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे, उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं टर्मिनोलॉजी। जैसे कि हमारे बीच एक आता है लैक्टेशन। क्या आता है? लैक्टेशन, जिसको हम क्या कहते हैं भैया लोगों? दुग्ध काल। क्या कहते हैं? दुग्ध काल कहते हैं। क्या बोलते हैं? दुग्ध काल बोलते हैं इसको। तो लैक्टेशन यानी कि दुग्ध काल क्या कहलाता है? अब अपने को इसमें से ध्यान देना है कि लैक्टेशन के बारे में हमको पेपर में उपयोगी क्या चीजें जाननी है। तो सबसे पहली बात, दुग्ध काल मतलब जितने दिन तक दुग्ध पशु देगा उसको हम लैक्टेशन कहेंगे। तो यहां पर अब हम चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पशु क्या होगा? कंसीव होगा। कोई एक पशु है, मान लो ये कोई पशु है, इसने क्या किया? गर्भ धारण किया। क्या किया? इसने गर्भ धारण किया, और गर्भ धारण के बाद इसने क्या किया? बच्चा दिया। बच्चा दिया, इसको बोलते हैं पार्चुरीशन। अलग अलग होता है गाय, भैंस, भेड़, बकरी सब में, तो हम एक कॉमन टर्म लिख लिए पार्चुरीशन। और गर्भ धारण को हम बोलते हैं आपका कंसीव। क्या बोलते हैं? कंसीव या कॉन्सेप्शन बोलते हैं। तो कोई एक मादा पशु जो है, एक मादा पशु जो है उसने क्या किया? गर्भ धारण किया। गर्भ धारण के बाद उसने बच्चा दिया। बच्चा देने के बाद ये अगले ब्यात में जाएगी। अगले ब्यात मतलब अगला बच्चा कब देगी? ठीक है, ये बच्चा इसने दे दिया, अगली बार कंसीव कब करेगी? तो अगली बार ये कंसीव कब करेगी, ये चीजें देखना है। फिर अगली बार कंसीव के आगे गर्भ धारण के बाद बच्चा देगी, तो ये चीजें हमको देखना है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो लैक्टेशन होता है, दुग्ध काल होता है, मादा पशु ने गर्भ धारण किया, गर्भ धारण के बाद उसने बच्चा दिया, तो बच्चा देने के बाद अगला बच्चा कब देगी ये?
तो ये इसके बीच का जो टाइम है, अगला बच्चा, अगला ब्यात, अगले ब्यात में बच्चा देना। तो अगले ब्यात में जो बच्चा देगी उसके बीच का, जैसे आज मान लो इसने बच्चा दिया किसी मादा पशु ने, फिर अगले ब्यात में जब ये बच्चा देगी उसके बीच का जो समय होता है, इसके जो बीच की जो अवधि होती है, ये जो अवधि होती है ये क्या कहलाती है? दुग्ध काल। ये जो बीच की अवधि है वो क्या कहलाती है? दुग्ध काल कहलाती है। दुग्ध काल कहलाती है। मतलब एक मादा पशु बच्चा देने के बाद उसके एल्व्यूलस सेल से क्या निकलने लगता है? दुग्ध निकलने लगता है। ये जो बच्चा दिया, फिर यहाँ पर एक एल्व्यूलस सेल होती है, एल्व्यूलस सेल। जो एल्व्यूलस सेल होती हैं, यहाँ से दुग्ध कूप कोशिकाएं जिनको बोलते हैं, यहाँ से क्या होता है? दुग्ध का स्राव होता है या दुग्ध निर्माण होता है। दुग्ध निर्माण होता है, इन कोशिकाओं में दुग्ध का निर्माण होता है। जैसे ही बच्चा कोई मादा पशु दे देती है, फिर ये दुग्ध का निर्माण होने लगता है और इसके जो थन होते हैं उनके माध्यम से हम क्या करते हैं? दुग्ध को निकालते हैं। ये कब तक दूध देती है मादा पशु? जब तक अगला ब्यात में बच्चा इसका ना हो जाए। अच्छा, अगले ब्यात में जो बच्चा होता है उसके ठीक 60 दिन पहले, उसके ठीक 60 दिन पहले अगर हम क्या करते हैं? दूध देना बंद कर देते, दूध लेना बंद कर देते हैं। अगला जो मादा पशु बच्चा देगी उसके ठीक 60 दिन पहले हम क्या करते हैं? ठीक 60 दिन पहले दूध दुहना बंद कर देते हैं। इसको क्या कहते हैं? लिखेंगे, अगला बच्चा पैदा होने के, अगला बच्चा पैदा होने के ठीक 60 दिन पहले, ठीक 60 दिन पहले मादा पशु से दूध निकालना बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं। उस अवधि को, उस अवधि को ड्राई पीरियड कहते हैं। उस अवधि को ड्राई पीरियड कहते हैं, सूखा काल। उस अवधि को ड्राई पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्राई पीरियड। जैसे मान लो कोई एक पशु 2025 में बच्चा दिया पशु ने और वो दूध देना प्रारंभ कर दिया, फिर अगली बार जब उस पशु का गर्भ धारण कराएंगे, कंसीव कराएंगे, तो कंसीव कराने के बाद अगला बच्चा होगा, उस अगले बच्चे के होने के ठीक 60 दिन पहले से ही हम इस मादा पशु से दूध लेना बंद कर देंगे। जब ये मादा पशु से दूध लेना बंद कर देंगे तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ड्राई पीरियड कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है कि ड्राई जो पीरियड है वो कितने दिन का होता है? 60 दिन का होता है। ये बात समझ में आ गया? तो लैक्टेशन दुग्ध काल क्या होता है कि एक बार बच्चा दिया, फिर दूसरी बार बच्चा दिया, उसके बीच का जो समय होता है, अवधि होता है, इसको लैक्टेशन बोलते हैं। जैसे एक मान लो पार्चुरेशन हो रहा है, एक पार्चुरेशन हुआ, फिर नेक्स्ट पार्चुरेशन होगा, तो नेक्स्ट पार्चुरेशन होगा, इसके जो बीच का जो टाइम है यही क्या कहलाता है? लैक्टेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? लैक्टेशन कहलाता है। और इसका जो एवरेज पीरियड होता है, एवरेज पीरियड होता है कि अगर कोई मादा पशु कितने दिनों तक, एक साल में कितने दिनों तक दूध दे सकती है, औसत काल जो होता है इसका 305 दिन होता है। कितना होता है? 305 दिन होता है। मादा पशु का जो एवरेज लैक्टेशन डे होता है, लैक्टेशन पीरियड होता है, वो 305 दिन होता है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कौन सी भैंस का लैक्टेशन होता है, तो मेहसाना जो ब्रीड है उसका सबसे ज्यादा लैक्टेशन पीरियड होता है। और बकरी में बात करें तो जमुनापारी,
इन दोनों का सबसे ज्यादा लैक्टेशन पीरियड होता है। अगर हम बात करें तो मेहसाना, मेहसाना क्या है, एक भैंस की नस्ल है जो गुजरात के मेहसाना क्षेत्र से संबंधित है। मेहसाना सबसे लंबा दुग्ध काल, सबसे लंबा दुग्ध काल, कई बार यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। 321 दिन का लगभग लगभग दुग्ध काल होता है। सबसे लंबा दुग्ध काल मेहसाना का होता है। उसके बाद एक बकरी की नस्ल है, आईबीपीएस एएफओ में क्वेश्चन ये आया हुआ है, जमुना पारी, किसकी नस्ल है, बकरी की। इसमें भी लिख लेंगे सबसे लंबा दुग्ध काल। क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वाधिक किस बकरी का दुग्ध काल लंबा है, तो सबसे जो लंबा दुग्ध काल है वो किसका होगा, जमुनापारी बकरी का। बकरियों में जमुनापारी बकरी और भैंस में कौन सी होगी, मेहसाना भैंस होगी। तो यहाँ पर हमने लैक्टेशन से संबंधित बात की कि लैक्टेशन क्या होता है। एक बार मादा पशु बच्चा देगा, उसके बाद जो उसकी एल्बुलस सेल होती हैं, इसमें दूध का निर्माण होता है। दुग्ध क्या होता है, एक तरल ऊतक होता है, वो स्रावित होता है पहली बार बच्चा देने के बाद, और दूसरी बार जब पशु बच्चा देता है उससे पहले तक की अवधि, जो एक बार बच्चा दिया उसके बाद दूसरी बार जब बच्चा देगा उसके बीच के समय में जो भी दूध होगा उसको हम क्या कहेंगे, लैक्टेशन, दुग्ध काल। गर्भ धारण के बाद बच्चा देता है पशु, उसको पार्सुलेशन बोलते हैं। बच्चा देने के बाद ही दूध देना प्रारंभ करता है। और अगले ब्यांत के अगर हम 60 दिन पहले दूध लेना बंद कर देते हैं तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, ड्राई पीरियड कहते हैं। ये कई बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। यहां से हम देखते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट जो हम आगे चल के थियरी में पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, वो हम सब आपको पहले ही रूबरू करा रहे हैं कि जब कभी हम लिखवाएंगे भैंस का लैक्टेशन पीरियड 310 दिन, तो आपको ये ना बताना पड़े कि लैक्टेशन होता क्या है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं। अगला जो टर्म आता है हैचिंग, मतलब अंडा सेना। हैचिंग क्या होता है, अंडा सेना। हैचिंग अंडे से चूजा निकलने की क्रिया। हैचिंग क्या होती है, अंडा से चूजा निकलने की क्रिया। अंडा या अंडों से चूजा निकलने की क्रिया, अंडों से चूजा बनने की क्रिया क्या कहलाती है, हैचिंग कहलाती है। ये जो क्रिया होती है ये 21 दिन में संपन्न होती है। हैचिंग जो होती है 21 दिन में संपन्न होती है। तो इसका अगर टाइम पीरियड पूछा जाए हैचिंग का, तो आप कितना लगा के आओगे, 21 दिन लगा के आओगे। हैचिंग की अगर बात करें तो 21 दिन आएगा। हैचिंग भी दो प्रकार से होता है, एक होता है प्राकृतिक विधि। जो मुर्गियों में हैचिंग, अंडों का हैचिंग होता है, उसमें एक आता है प्राकृतिक विधि। जो प्राकृतिक विधि होती है वो ब्रूडी मुर्गी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, ब्रूडी मुर्गी। जो अंडे को हैच करती है वो होती है ब्रूडी मुर्गी। तो ब्रूडी मुर्गी जो अंडे को हैच करती है वो कम से कम 8 से 10 अंडों को एक मुर्गी हैच कर देती है। एक जो मुर्गी होती है वो कितने अंडों को हैच कर सकती है, 8 से 10 अंडों को। 8 से 10 अंडे हैच कर देगी कौन, एक मुर्गी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडों को जो सेने की प्रक्रिया होती है, अंडों को हैचिंग की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, हैच, अंडों से चूजा निकलने की प्रक्रिया हैचिंग कहलाती है, जिसका टाइम 21 दिन होता है। हैचिंग दो प्रकार से होता है, एक प्राकृतिक विधि और एक कृत्रिम विधि होती है। तो कृत्रिम विधि में हम क्या लेते हैं हैचिंग में, कैसे हम कृत्रिम विधि से हैचिंग करते हैं, तो इसको भी हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि कृत्रिम विधि में हम हैचिंग में क्या प्रयोग करते हैं। तो इनक्यूबेटर मशीन, इनक्यूबेटर मशीन, तो इनक्यूबेटर मशीन का प्रयोग हम लोग करते हैं किसमें, अंडों को सेने में। अब इनक्यूबेटर मशीन से क्या प्रश्न बनेंगे, तो इनक्यूबेटर मशीन में हम तापमान की अगर हम बात करें तो कितना तापमान देते हैं, तो इनक्यूबेटर मशीन में 101 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर देते हैं। इसको डिग्री सेल्सियस में अगर आपको बदलना है तो C/5 बराबर F-32/9 करके आप फार्मूला लगा देना, आपका ये आ जाएगा।
ठीक है, तो तापमान कितना 101 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, मुर्गियों के शरीर का तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान देना। तो इनक्यूबेटर मशीन का तापमान 101 डिग्री सेल्सियस, ये 3000 अंडों को से देता है, 3000 अंडे की हैचिंग। तो इनक्यूबेटर मशीन में एक समय पर कितने 3000 अंडों की हैचिंग कर देता है, कौन? इनक्यूबेटर मशीन। याद रखना, इनक्यूबेटर मशीन से क्या आता है, अंडों को, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अंडों को हैचिंग के टाइम, अंडों को हैचिंग के टाइम या हैचिंग के समय मशीन में 24 घंटों में कम से कम 8 बार पलटते हैं, कम से कम 8 बार पलटते हैं, कम से कम 8 बार पलटते हैं। तो यहां तक बात समझ में आ गई कि क्वेश्चन आएगा इनक्यूबेटर मशीन का तापमान 101 फ़ारेनहाइट, एक बार में कितने अंडे, 3000 अंडे, अंडों को कितनी बार टर्निंग करते हैं, तो 8 बार टर्निंग करते हैं अंडों को, 8 बार इनको पलटते हैं, किसमें? इनक्यूबेटर मशीन में। और हैचिंग क्या होता है? अंडे से चूजा बनने की क्रिया हैचिंग कहलाती है। अंडे से चूजा कब बन जाते हैं? 21 दिन में बन जाते हैं। याद रखना, मुर्गियों द्वारा चूजों को चोंच मारकर या चूजों को चोंच मारकर घायल करना, मुर्गियों द्वारा चूजों को चोंच मारकर घायल करना, लिख लीजिएगा, मुर्गियों द्वारा चूजों को चोंच मारकर घायल करना, चोंच मारकर घायल करना क्या कहलाता है? कैनाबोलिज्म। क्या कहलाता है? कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म। मुर्गियों द्वारा चूजों को चोंच मारकर घायल करना क्या कहलाता है? कैनाबोलिज्म। ये क्यों करती हैं? कैल्शियम की कमी। घायल करना क्यों करते हैं? कैल्शियम की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण चोंच मारती हैं। किसके? कैल्शियम की कमी के कारण चोंच मारती हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए हम क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट देते हैं। क्या करते हैं? अगर हम रोकथाम की बात करें यहाँ पर, तो इसकी रोकथाम की अगर हम बात करें, इसका निवारण अगर हम बात करें कि कैसे इसका निवारण कर सकते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग अगर इनके हम खाने में बढ़ा दें तो हमें ये घटना देखने को नहीं मिलेगी जो ये घटना देखने को मिलेगी। यहाँ यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट का इनके खाने में प्रयोग बढ़ा दें तो ये चोंच नहीं मारेंगी। तो हमने हैचिंग के बात कर ली और मुर्गियों द्वारा चूजों को चोंच मारकर घायल करने की बात कर ली हमने। दोनों कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया तरीके से हमने समझा दिया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। बहुत ज्यादा समय ना नष्ट करते हुए सीधा पॉइंट टू पॉइंट की बात करते हैं हम लोग और बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास करते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक अगला टर्म जानते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? मादा नसबंदी। मादा नसबंदी, मादा नसबंदी, ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? मादा नसबंदी, मादा मादा पशुओं में, मादा पशुओं में फैलोपियन नलिका को, मादा पशुओं में फैलोपियन
फैलोपियन नलिका को काट दिया जाता है, काट दिया जाता है, फैलोपियन नलिका को काट दिया जाता है ताकि फैलोपियन नलिका में ताकि ताकि फैलोपियन नलिका में ताकि फैलोपियन नलिका में बने अंडाणु, फैलोपियन नलिका में बनने वाले अंडाणु, बनने वाले अंडाणु गर्भाशय तक ना आ सके, गर्भाशय तक ना पहुंच सके, गर्भाशय तक ना पहुंच सके, गर्भाशय तक ना पहुंच सके। अच्छा, अगर ये गर्भाशय तक पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? अगर ये गर्भाशय तक पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? तो मादा पशु क्या होगी? गर्भित हो जाएगी। और हम नहीं चाहते कि वो मादा पशु गर्भित हो, इसीलिए हम क्या करते हैं? ट्यूबेक्टोमी करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? ट्यूबेक्टोमी करते हैं। तो ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, जरा हम इस प्रकार से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ये इस प्रकार से ट्यूबेक्टोमी हम बनाने का प्रयास करेंगे। ये मान लो मादा पशु का जनन अंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मादा पशु का जनन अंग है। अब देखते हैं हम लोग, ये जो होता है ये यहां पर युग बनते हैं। क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। अंडाणु ये बनते हैं और ये होती है फैलोपियन नलिका। ये होती है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को हम यहां से कट कर देते हैं, यहां से कट कर देते हैं ताकि ये जो गर्भाशय है, ये जो यूटेरस है, ये जो गर्भाशय है, यहां तक ना आ पाए। तो ये मान लो फैलोपियन ट्यूब में, ये फैलोपियन ट्यूब होता है, यहां अंडाणु बनते हैं। तो इसको यहां से कट कर देते हैं ताकि ये जो अंडाणु हैं, ये जो अंडाणु हैं यहां तक ना जाएं, गर्भाशय तक ना जाएं। क्योंकि अगर गर्भाशय तक अंडाणु आ गए तो यहां पर मादा पशु के जो जनन अंग होता है वेजाइना, ठीक है, योनि, इस योनि के माध्यम से जो पुरुष का पेनिस होता है वहां से स्पर्म निकलता है पुरुष पशु का। तो क्या होता है, पुरुष ना कह के नर पशु की हम बात करते हैं, सॉरी पुरुष निकल के नर पशु की बात करते हैं। नर पशु के शिशन से स्पर्म निकलता है और मादा पशु की योनि से गर्भाशय तक स्पर्म जाता है। यदि ये अंडाणु भी गर्भाशय तक आ जाएंगे तो मादा पशु गर्भित हो जाएगी। तो ऐसा नहीं चाहते हैं हम कि मादा पशु गर्भित हो, इसीलिए हम क्या करते हैं? फैलोपियन ट्यूब को हम क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। तो ट्यूबेक्टोमी समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं, एक और टर्म समझते हैं, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी, नर नसबंदी, नर नसबंदी। ये क्या होता है? नर नसबंदी। तो यहां पर हम लोग नर नसबंदी के बारे में जानते हैं। नर नसबंदी, नर नसबंदी में क्या होता है? जो वास्ट डिफरेंस होते हैं उनको काट दिया जाता है ताकि जो शुक्राणु हैं वो शिशन तक ना आ सके। वृषण से बनने वाले शुक्राणु क्या ना आ सके? शिशन तक ना आ सके। तो हम बात करते हैं यहां पर वास्ट डिफरेंस। नर पशुओं में, नर पशुओं में वास्ट डिफरेंस, ठीक है। या स्पर्म सेल की बात कर लें, स्पर्मेटिक सेल्स, या हम बात कर लें शुक्रवाहिनी, वास्ट डिफरेंस, या शुक्रवाहिनी नलिका, शुक्रवाहिनी नलिका। नर पशुओं में वास्ट डिफरेंस या शुक्रवाहिनी नलिका को काट दिया जाता है, को काट दिया जाता है
काट दिया जाता है ताकि शुक्राणु स्पर्म नलिका के माध्यम से या शुक्र नलिका के माध्यम से, ताकि शुक्राणु स्पर्म नलिका के माध्यम से शिशन तक ना आ पाए, शिशन तक ना आ पाए। अगर ये शिशन तक आ जाएंगे तो ये शिशन के माध्यम से मादा पशु की योनि में प्रवेश कर जाएंगे शुक्राणु। इसलिए हम क्या करते हैं, इनको काट देते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम ये टेस्टिस बनाते हैं, नर पशु के ये वृषण बना लेते हैं। ये नर पशु के जो वृषण होते हैं ये शुक्रवाहिनी नलिका होती है, इनके माध्यम से क्या होता है, ये शुक्राणु पेनिस की ओर भागते हैं और जैसे ही पेनिस की ओर चले जाएंगे तो ये पेनिस के माध्यम से मादा पशु की योनि में चले जाएंगे संभोग करते समय। तो हम क्या करते हैं, इन वास डिफरेंस को काट देते हैं। ये क्या होते हैं, ये वास डिफरेंस होते हैं, इनको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। इन वास डिफरेंस को हम काट देते हैं। ये टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं, जहां पर स्पर्म का निर्माण होता है और ये स्पर्म सेल्स होती हैं जिनके माध्यम से शुक्राणु पेनिस तक जाता है। हम इन शुक्रवाहिनी नलिका को ही काट देते हैं ताकि वो पेनिस तक ना जा पाए और नर पशु किसी मादा पशु को गर्भित ना कर पाए। तो वैसेक्टोमी क्या होता है, नर पशुओं में नर नसबंदी होता है। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, मादा पशुओं में मादा नसबंदी होता है। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? दोनों चीजें हमने आपको चित्र के माध्यम से समझा दिया। थोड़ा हम आज फास्ट पढ़ा रहे हैं, आपको शायद लग रहा होगा कि मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूं। वैसे मैं आज थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको एक टाइम पे मिल जाए। ठीक है, आप इसको नोट करिएगा फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर कि अगला पॉइंट्स में हम क्या बताने वाले हैं। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो कुछ टर्म आते हैं हमारे सामने, जैसे कि हम बात करते हैं फ्लशिंग। क्या बात करते हैं हम लोग, फ्लशिंग। फ्लशिंग क्या होता है, गर्भित पशु को, फटाफट से लिखिएगा, गर्भित पशु को, गर्भित पशुओं को, गर्भित पशुओं को, गर्भित पशुओं को अतिरिक्त सांद्रित पदार्थ, अतिरिक्त सांद्रित राशन, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड, अतिरिक्त सांद्रित राशन खिलाना, ये क्या कहलाता है, ये फ्लशिंग कहलाता है साहब। क्या कहलाता है, फ्लशिंग कहलाता है। यहां तक बातें समझ में आ गई कि फ्लशिंग क्या कहलाएगा, कि गर्भित पशुओं को अतिरिक्त सांद्रित राशन देना फ्लशिंग कहलाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा एक आता है ब्राउजिंग। ब्राउजिंग, ब्राउजिंग क्या होता है, तो लिखेंगे बकरियों द्वारा, बकरियों द्वारा, बकरियों द्वारा शाक झाड़ियों को, बकरियों द्वारा शाक झाड़ियों को उचक उचक कर खाना, उचक उचक कर खाना क्या कहलाएगा, ब्राउजिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्राउजिंग कहलाएगा। अगला है सकलिंग। सकलिंग क्या हो गया, इसको भी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद एक आता है विनिंग, विनिंग इसको भी देख लेंगे। फिर एक आता है कलिंग, इसको भी देख लेंगे। और एक आता है कास्टिंग, इसको भी देख लेंगे।
ये कुछ टर्म हैं जो हमें परेशान करेंगे पेपर में, तो इन सब को हम निपटाते हुए चलेंगे, एक एक चीजों को जानते हुए चलेंगे। सकलिंग क्या होता है साहब? माँ के साथ बच्चे को पालना, माँ के साथ बच्चे को पालना क्या कहलाता है? सकलिंग कहलाता है। माँ के साथ बच्चे को पालना सकलिंग कहलाता है। विनिंग क्या होता है? माँ से अलग रखकर बच्चे को पालना, माँ से अलग रखकर, माँ से अलग रखकर बच्चे को पालना, अलग रखकर बच्चे को पालना क्या कहलाएगा? तो ये ध्यान देंगे, माँ से अलग रखकर बच्चे को पालना विनिंग कहलाएगा। और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना, बीमार पशुओं को, बीमार पशुओं को, बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना, स्वस्थ पशुओं से अलग रखना क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। और कास्टिंग क्या होता है? पशुओं को जमीन पर गिराना, पशुओं को जमीन पर गिराना क्या कहलाता है? कास्टिंग कहलाता है। अच्छा, पशुओं को हम जमीन पर क्यों गिराते हैं? क्योंकि जब कभी भी हमें पशुओं को नाथ डालनी होती है या कोई ना कोई दवाई पिलानी ऐसी होती है, दवाई लगानी होती है शरीर के किसी अंग में, या हमें बधियाकरण करना होता है, ठीक है, तो हम पशुओं को गिराते हैं, कंट्रोल करते हैं पशुओं को, उसको हम क्या कहते हैं? कास्टिंग कहते हैं। फ्लशिंग, गर्भित अवस्था में अतिरिक्त राशन देना। ब्राउजिंग, बकरियों द्वारा अगले पैर उठाकर साग झाड़ियों को उचक उचक कर खाना, नोच नोच कर खाना। शकलिंग, माँ के साथ बच्चे को पालना। विनिंग, माँ से अलग रखकर बच्चे को पालना। कलिंग, बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखकर रखना, पालना। कास्टिंग, पशुओं को जमीन पर गिराना। ये 5-6 कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गए, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री में ये सारे कॉन्सेप्ट आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगे, तो आप इनको जानते रहिएगा। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि हम आगे बढ़ने से पहले आप इनको एक बार नोट कर सको, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, कुछ टर्म लिखते हैं, जैसे ब्रूडिंग, एक हेडिंग है हमारी ब्रूडिंग, और उसके बाद एक हेडिंग हमारी होगी रियरिंग, रियरिंग, और रियरिंग के बाद एक हेडिंग हमारी होगी, आप 3-4 हेडिंग यहां पर हम डालेंगे, लेयर, और एक हेडिंग उसके बाद होगी ब्रॉयलर। क्या होगी? ब्रॉयलर, ठीक है। तो ये चारों टर्म हम आपको धीरे धीरे से सारी चीजें बताने वाले हैं। एक होगी ब्रॉयलर, ब्रॉयलर, एक एक चीजों को हम लोग जानते हुए चलेंगे। ब्रूडिंग क्या होता है? 4 सप्ताह तक के, 4 सप्ताह की आयु, 4 सप्ताह की आयु तक के, आयु तक के चूजों को, आयु तक के चूजों को ब्रूडी या दरबे में रखकर, दरबे में रखकर पालना क्या कहलाएगा? आपका ब्रूडिंग कहलाएगा। मतलब 4 सप्ताह तक के चूजों को ब्रूडी या दबके या दरबे में रखकर पालना क्या कहलाएगा? ब्रूडिंग कहलाएगा। रियरिंग क्या होता है? 4 से 8 सप्ताह तक के चूजों को, तक के चूजों को पालन गृह में रखकर, पालन गृह में रखकर
पालना, पालन ग्रह में रखकर पालना क्या कहलाता है? रियरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रियरिंग कहलाता है। लेयर क्या होता है? अंडा देने के उद्देश्य से पाली गई मुर्गी। अंडा देने के या अंडा देने वाली मुर्गी, अंडा देने वाली, अंडा उत्पादन के उद्देश्य से, अंडा उत्पादन के उद्देश्य से, अंडा उत्पादन के उद्देश्य से, अंडा उत्पादन के उद्देश्य से पाली गई मुर्गी, पाली गई मुर्गी क्या कहलाती है? पाली गई मुर्गी क्या कहलाती है? लेयर कहलाती है। और इसकी जो आयु होती है, लेयर की जो आयु होती है वो 20 से लेकर के 22 सप्ताह में क्या होता है? अंडा देना प्रारंभ, अंडा देना प्रारंभ कर देती है। अंडा देना प्रारंभ। आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे कि विश्व में सबसे ज्यादा अंडा देने वाली नस्ल कौन सी है, और भारत के अंदर सबसे ज्यादा अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। और एनिमल हस्बेंड्री का जो भूत चढ़ा था डर का, वो हम ऐसे धुआं धुआं कर देंगे आप लोगों को कि आप लोग सोचे भी नहीं होगे कि एनिमल हस्बेंड्री इतनी आसान भाषा में भी हम पढ़ सकते हैं। सारी चीजें, मिल्क का जो चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो एकदम मिल्क में आपको भिदा देंगे, एकदम खपा देंगे आपके ऊपर मिल्क, और पूरी तरीके से मिल्क पर चर्चा कर लेंगे। ब्रॉयलर क्या होता है? मांस उद्देश्य से, मांस उद्देश्य से, मांस उद्देश्य से पाली जाने वाली मुर्गी, पाली जाने वाली मुर्गी क्या कहलाती है? पाली जाने वाली मुर्गी क्या कहलाती है? ब्रॉयलर कहलाती है। इसकी जो आयु होती है, ब्रॉयलर की जो आयु होती है वो 8 से लेकर 12 सप्ताह, यानी कि 2 से लेकर 3 माह में ये मुर्गी मांस उत्पादन के लिए योग्य हो जाती है। तो ब्रॉयलर क्या होती है? मांस उद्देश्य से पाली जाने वाली मुर्गी क्या कहलाती है? ब्रॉयलर कहलाती है, जिसकी आयु कितनी होती है? 8 से 12 सप्ताह तक होती है। क्या होती है? 8 से 12 सप्ताह तक होती है। ये सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिए, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसके आगे हम कुछ और कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे, जैसे डॉकिंग। डॉकिंग क्या होता है? भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है? डॉकिंग कहलाती है। ध्यान देना, भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया, भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया, भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है? डॉकिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? डॉकिंग कहलाती है। कारण कि डॉकिंग का कारण क्या होता है? तो पूंछ में विभिन्न परजीवियों का उपस्थित होना, पूंछ में परजीवियों, पूंछ में परजीवियों के रहने का कारण, या उसका कारण क्या है? पूंछ में परजीवियों का वास। तो पूंछ में परजीवियों का जो वास होता है, उस वजह से हम क्या करते हैं? इसकी डॉकिंग करते हैं, इसकी पूंछ काटते हैं। तो अब हम डॉकिंग से क्या देखते हैं? यहां से क्वेश्चन आता है कि परजीवियों का अजायब घर किसे कहा जाता है? यहां से क्वेश्चन आता है, परजीवियों, अजायब घर का मतलब चिड़ियाघर, परजीवियों का अजायब घर, परजीवियों का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो भेड़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भेड़ को कहा जाता है। भेड़ और बकरी में बहुत से बच्चे अंतर नहीं समझ पाते हैं। भेड़ और बकरी में क्या अंतर होता है कि भेड़ की पूंछ आप देखोगे तो दूर से नीचे की ओर डाउन दिखेगी, बकरी की पूंछ ऊपर की ओर डाउन दिखेगी। इस पे ऊन ज्यादा होते हैं, इस पे ऊन ज्यादा
होते हैं। ठीक है, तो डॉकिंग समझ में आ गई। उसके बाद डी वीकिंग। डी वीकिंग क्या होता है? डी वीकिंग, डी वीकिंग क्या होती है? चोंच काटने की क्रिया। पक्षी पशुओं में चोंच काटने की क्रिया क्या होती है? चोंच काटने की क्रिया। चोंच काटने की क्रिया जो है वो क्या कहलाती है? डी वीकिंग कहलाती है। तो चोंच काटने की जो क्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? डी वीकिंग कहते हैं। इसके लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो 1 माह। 1 माह के जो चूजे हैं उनमें डी वीकिंग की जा सकती है। तो डी वीकिंग जो हम करते हैं, चोंच जब हम काटते हैं तो ध्यान देंगे, ये जो चोंच है, मान लो ये पशु की जो चोंच है, पक्षी की जो चोंच है, उसमें चोंच में 2 भाग होते हैं। एक ऊपरी भाग जिसको हम ऊपरी चोंच कहते हैं, और एक होता है निचली चोंच। निचली चोंच। तो 2 प्रकार के ये ऊपर आपको देखे होंगे आप, चोंच ऐसे करके होती है इस प्रकार से, तो ऐसे ऐसे करके खाती है, तो ये ऊपरी चोंच, ये निचली चोंच। तो ऊपरी चोंच का 1/4, 1/4 भाग हम क्या करते हैं? काटते हैं। जब हम डी बीकिंग करते हैं तो 1/4 हिस्सा ही काटते हैं ऊपरी चोंच का, और 1/8वां हिस्सा हम काटते हैं किसका? निचली चोंच का। तो ये कई बार प्रश्न यहाँ से बनते हैं, और आप यहाँ से क्वेश्चन कैसे बना पाओगे? जब ये सारी चीजों को आप समझ के चल पाओगे। आगे आने वाले समय में जब ये चैप्टर में पॉइंट्स आएंगे आपके बीच में, तो आपको ये बताना नहीं पड़ेगा मुझे कि साहब डी बीकिंग क्या होती है, डॉकिंग क्या होती है। ये सारी बातें आपको पहले से आती होंगी। तो एनिमल हस्बेंड्री के केस में अभी तक जो भी हम टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार यहाँ से पेपर में अक्सर सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं जिनसे हम कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं। तो हमको घबराना नहीं है, सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा कि ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। अब आपके बीच कुछ और टर्म को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। चलिए, अब हम देखते हैं कि एक आपने देखा होगा, इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, ट्रोकर और कैन्युला। क्या देखा होगा? ट्रोकर और कैन्युला। ट्रोकर एवं कैन्युला। ट्रोकर और कैन्युला क्या होते हैं, जरा ध्यान देते हैं ट्रोकर और कैन्युला के बारे में। तो सबसे पहले ट्रोकर कैन्युला से पहले हम कुछ समझना चाहेंगे अफारा रोग। अफारा रोग, ब्लूट डिजीज। अफारा रोग क्या होता है? पशु के आमाशय में गैस भरने से आमाशय का फूलना। तो लिखेंगे पशुओं के आमाशय में, पशुओं के आमाशय में गैस बनने के कारण पेट का फूलना। पशुओं के आमाशय में गैस बनने के कारण पेट का फूलना अफारा कहलाता है। अफारा कहलाता है। क्या कहलाता है? अफारा कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अफारा जो होता है ये गीला चारा खाने से ज्यादा हो जाता है। किससे? गीला चारा खाने से। गीला जब चारा खाता है, गीला चारा खाने से र्यूमेन में गैस एकत्र हो जाती है। क्या होती है? र्यूमेन में गैस एकत्र हो जाती है। र्यूमेन में जो गैस होती है
वो क्या होती है, एकत्र हो जाती है। जब पशु गीला चारा खाता है तो चारा उसके र्यूमेन में भरा रहता है, और र्यूमेन में चारा भरे रहने के कारण ही क्या होता है, गैस बन जाती है, जिसको हम कहते हैं अफारा रोग। अब इस अफारा रोग का उपचार हम कैसे करते हैं, तो इसके उपचार की हम बात करें तो इसके उपचार में हम दो चीजों का प्रयोग करते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। तो नंबर 1 का उपचार करते हैं तारपीन का तेल। तारपीन का तेल, तो हमने बात किया तारपीन का तेल। दूसरा उपचार है ट्रोकर और कैनुला यंत्र। ट्रोकर एवं कैन्युला यंत्र। ट्रोकर एवं कैन्युला यंत्र। तो ट्रोकर एवं कैन्युला यंत्र यही है। ट्रोकर से क्या कार्य किया जाता है, पशु के आमाशय में छेद, पशु के आमाशय में छेद, पशु के आमाशय में छेद किया जाता है ताकि आमाशय से गैस बाहर निकले। तो पशु के आमाशय में जब छेद करते हैं किससे, ट्रोकर से, तो कैनुला का कार्य क्या होता है, आमाशय से गैस बाहर निकालना। आमाशय से गैस बाहर निकालना, गैस बाहर निकालना। अब होली में जब हम लोग पिचकारी खेलते हैं ना, पिचकारी, तो पिचकारी क्या होता है, पहले रंग में पिचकारी डालते हैं, इसका मतलब ट्रोकर क्या है, आमाशय में छेद करता है, फिर पिचकारी को हम लोग पीछे खींचते हैं। ऐसे कैनुला होता है, उसको हम पीछे खींचते हैं तो जो गैस अंदर होती है वो पीछे की ओर आ जाती है, भर जाती है उसमें कैनुला में, फिर हम उसको बाहर फेंक देते हैं, फिर करते हैं ऐसा, फिर बाहर फेंक देते हैं। तो ट्रोकर और कैनुला नाम का जो यंत्र है, ट्रोकर का अलग कार्य है पशु के आमाशय में छेद करना, और कैनुला का मतलब होता है आमाशय से गैस को बाहर निकालना। ये दोनों चीजें अफारा रोग से संबंधित हैं। अफारा रोग भी हमने बता दिया, जो पेट फूल जाता है एकदम गैस एकत्र होने की वजह से, और पशु बेचैनी सा होने लगता है, बेचैन सा, जिससे उसको लगता है कि हमारी जान निकलने वाली है, क्योंकि आपको ही पेट फूल जाए, ड्रम सा जैसे बजने लगता है पेट, ठीक है, वही होता है अफारा। आगे हम बात करते हैं कुछ अपने अलग अगले कॉन्सेप्ट की ओर। जैसे कि हम बात करते हैं, एक होता है होल्डिंग अप। क्या होता है, होल्डिंग अप। होल्डिंग अप ऐसा कब होता है होल्डिंग अप, तो लिखेंगे मादा पशुओं द्वारा, मादा पशुओं मादा पशुओं द्वारा, ठीक है, मादा पशुओं द्वारा दूध को अयन से ऊपर चढ़ा लेना क्या कहलाता है, होल्डिंग अप कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा, गौर किया होगा, जब गांव में पशु ब्याता है और उसके कुछ दिन बाद उसका जो बच्चा होता है, जिसको हम लीचर कहते हैं, वो मर जाता है। जब जब वो बच्चा मर जाता है तो मादा पशु दूध देना बंद कर देती है, इसका मतलब वो दूध ऊपर चढ़ा ले जाती है। जब वो दूध ऊपर चढ़ा लेती है, ऐसी घटना को हम कहते हैं होल्डिंग अप। और ये अपने आप नहीं चढ़ा लेती, इसके लिए कोई ना कोई जिम्मेदार होता है, तो एक हार्मोन उत्तरदायी होता है। होल्डिंग अप के लिए एक हार्मोन उत्तरदायी होता है। इस हार्मोन की वजह से ये मादा पशु अपने दूध को अयन से ऊपर खींच ले जाती है, जिस हार्मोन का नाम होता है एड्रेनल। क्या नाम होता है, एड्रेनल। एड्रेनल हार्मोन होता है, जिसकी वजह से ये मादा पशु होल्डिंग अप कर पाती है, ठीक है। उसके बाद होता है लेट डाउन, एक प्रोसेस होता है लेट डाउन। लेट डाउन, दूध उतारने की क्रिया लेट डाउन कहलाती है। क्या होती है, मादा पशुओं द्वारा दूध उतारने की क्रिया या दूध उतारने की क्रिया लेट डाउन कहलाती है। मादा पशुओं द्वारा
मादा पशुओं द्वारा दूध उतारने की क्रिया, मादा पशुओं द्वारा दूध उतारने की क्रिया, दूध उतारने या पवासने, पवासने की क्रिया लेट डाउन कहलाती है। क्या कहलाती है? लेट डाउन कहलाती है, लेट डाउन कहलाती है। यहां तक हमने बात की कि जो मादा पशु है उसके द्वारा दूध उतारना या पवासना क्या कहलाता है? लेट डाउन कहलाता है। इसके लिए हार्मोन उत्तरदायी होता है। क्या होता है? हार्मोन उत्तरदायी होता है। जब हमारे गांव में या डेयरी फार्म पे पशु का जो बच्चा होता है वो मर जाता है, फिर पशु क्या करता है? अपने दूध को होल्डिंग अप कर लेता है, ऊपर चढ़ा ले जाता है, और हम उसका दूध नहीं निकाल पाते, तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर को बुलाते हैं, कहते हैं कौन सा हार्मोन लगाएं जिससे मादा पशु दूध देने लगे। तो डॉक्टर क्या करता है? एक हार्मोन देता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है इसका ह्यूमन में भी कार्य होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो गर्भाशय के द्वार को चिकना करने के लिए ऑक्सीटोसिन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रयोग करते हैं हम लोग पशुओं में दूध उतारने के लिए। अब बात आती है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव कब से कब तक रहता है, प्रभाव या असर। तो अगर मान लो हमने अभी पशुओं के शरीर में ये ऑक्सीटोसिन लगा दिया तो कितने मिनट तक इसका असर रहेगा, कि कितने मिनट के अंदर हम इसका दूध निकाल लें। तो ऑक्सीटोसिन का जो प्रभाव रहता है वो 5 से 7 मिनट तक रहता है। तो क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाने के 5 से 7 मिनट के अंदर ही पशु से अगर हम दूध निकाल लेंगे तब तो ठीक रहेगा, अदरवाइज वो फिर से दूध क्या होगा? होल्डिंग अप हो जाएगा। तो ऑक्सीटोसिन का असर कितने देर तक रहेगा? 5 से 7 मिनट तक ऑक्सीटोसिन का असर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये पशु क्या करेगा? फिर से दूध को ऊपर चढ़ा ले जाएगा। यदि कोई जो दूध निकालने वाला व्यक्ति है 5 से 7 मिनट में दूध निकाल लेता है तब तो ठीक है, अदरवाइज ये फिर से क्या करता है? पशु दूध ऊपर चढ़ा ले जाता है। तो यहाँ तक हमने कुछ बात की कि एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी पर चर्चा की। यहाँ तक हमने देखा कि कुछ टर्मिनोलॉजी को हमने देखा अच्छी तरीके से और पढ़ा। आगे हम बात करते हैं, कुछ और टर्म लिखते हैं जैसे कैस्टेराइजेशन, बधियाकरण। ठीक है, क्या होता है? कैस्टेराइजेशन यानी कि बधियाकरण। कैस्टेराइजेशन, बधियाकरण। बधियाकरण क्या होता है? नर पशुओं के अंडकोश को बाहर निकाल देना क्या कहलाता है? बधियाकरण कहलाता है। बाहर निकाल देना या निष्क्रिय कर देना। तो लिखेंगे नर पशुओं के अंडकोशों को, नर पशुओं के अंडकोशों यानी टेस्टिस, नर पशुओं के अंडकोशों को निष्क्रिय कर देना, निष्क्रिय कर देना बधियाकरण कहलाता है। कर देना बधियाकरण कहलाता है। तो हमने देखा कि बधियाकरण क्या होता है कि नर पशु के कैस्टर टेस्टिस को क्या कर देना? इनएक्टिव कर देना, निष्क्रिय कर देना क्या कहलाएगा? बधियाकरण कहलाएगा। बधियाकरण का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो उद्देश्य होता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या होता है। एक तो इसका उद्देश्य जो होता है कृषि कार्य, ठीक है, कृषि कार्य के लिए, कृषि
कार्य हेतु। तो जब हम कृषि कार्य हेतु किसी भी नर पशु को बधिया करते हैं तो उसको हम कहते हैं बैल। क्या कहते हैं? बैल। ये बात आपको पहली क्लास में हमने बता दी कि जब कभी भी हम नर पशु को बधिया करेंगे कृषि कार्य करने के लिए तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैल बोलेंगे। और इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? बुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुलक बोलते हैं। अब अगर हम बात करें मांस उत्पादन हेतु, मांस उत्पादन हेतु अगर हम किसी नर पशु के टेस्टिस या अंडकोश को निष्क्रिय करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टीयर। स्टीयर बोला जाता है उसको। अगर हम मांस उद्देश्य से किसी नर पशु के बधियाकरण करते हैं किसी पशु का तो हम उसको स्टीयर बोलते हैं। अच्छा, जिनको बधिया नहीं करते हैं उनका क्या कार्य होता है? अंडकोश जिसमें निष्क्रिय नहीं करते हैं तो उसका कार्य हम लोग प्रजनन के लिए लेते हैं, ठीक है, जिसको हम सांड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बधियाकरण की बात की। बधियाकरण के बहुत सारे तरीके होते हैं। बधियाकरण अगर हम पुराने समय में जाएंगे तो बड़ा खतरनाक होता था। गांव में लोग क्या करते थे? पत्थर से इनके अंडकोशों को कूच देते थे, ठीक है, या चीरा लगाते थे। चीरा लगाने के बाद इनके टेस्टिस को बाहर कर दिया जाता था। आज हम वैज्ञानिक एरा में चल रहे हैं तो वैज्ञानिक टेक्निक्स का उपयोग कर रहे हैं। जैसे हम इलेस्ट्रेटर, रबड़ का छल्ला होता है इलेस्ट्रेटर, जो पशुओं के टेस्टिस पे चढ़ा देते हैं और उसको कसते जाते हैं। धीरे धीरे क्या होती है, उनकी सेल्स जो होती हैं डेड हो जाती हैं और ये अंडकोश निष्क्रिय हो जाते हैं। उसके बाद एक यंत्र आता है वर्डिजो कैस्टेटर। क्या होता है? वर्डिजो कैस्टेटर होता है, उसके माध्यम से हम बधिया करते हैं पशुओं को। ठीक है। अच्छा, मुर्गियों में बधियाकरण क्या कहलाता है? ध्यान देना, मुर्गे में बधियाकरण अगर क्वेश्चन आ जाए कि मुर्गे में बधियाकरण, मुर्गे में बधियाकरण आ जाए तो कैपोनाइजेशन। क्या कहलाएगा? कैपोनाइजेशन। कैपोनाइजेशन। तो मुर्गी में अगर बधियाकरण की बात करेंगे कैपोनाइजेशन, कैपोनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, मुर्गियों में बधियाकरण क्या कहलाता है? कैपोनाइजेशन कहलाता है। बधियाकरण में बहुत सारे हम यंत्र काम में लेते हैं। बधियाकरण हम किससे किससे करते हैं तो ये ध्यान देंगे। जो बधियाकरण के लिए हम लोग टूल्स प्रयोग करते हैं, जो बधियाकरण के लिए हम लोग टूल्स प्रयोग करते हैं, जैसे वर्डिजो कैस्टेटर, वर्डिजो कैस्ट्रेटर यंत्र, कैस्ट्रेटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। इलास्ट्रेटर, इलास्ट्रेटर छल्ला, इलास्ट्रेटर छल्ला जो किसका बना होता है? रबड़ का बना होता है। ठीक है, उसके बाद चीरा लगाकर, चीरा लगाकर फिर पत्थर या पत्थर से अंडकोशों को फोड़कर, अंडकोशों को फोड़कर। तो जो देसी विधि थी ये आपकी देसी विधि है, देसी विधि, देसी विधि। और ये होती है दर्दनाक विधि। क्या होती है? दर्दनाक विधि। दर्दनाक विधि होती है जो कि आज के समय में हम इसको प्रचलन में नहीं लाते हैं। ठीक है, इसको प्रचलन में उपयोग नहीं करते हैं। हम वैज्ञानिक विधियों को आजकल के समय में प्रचलन में ला रहे हैं। तो बधियाकरण से जो भी प्रश्न आएगा आपके पेपर में यहीं से आपका कवर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर एक और हेडिंग बनाते हैं हम आज की, और ये लास्ट क्लास होगी, लास्ट बिंदु होगा आज की क्लास का। नोट कर लेना इसको अच्छे से। ये एजीटीए में बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल करेगा, क्योंकि 5 प्रश्न आपके जो पक्के करने हैं एग्जाम में, यदि आप 5 में 5 प्रश्न सही करना चाहते हैं तो इन सब सारी चीजों से आपको रूबरू होना पड़ेगा। ये नहीं सिर्फ आप गाय की नस्लें याद कर लो और आपका काम चल गया, ऐसे काम नहीं चलेगा आपका। हम बात करते हैं सींग रोधन। तो पशुओं से, पशुओं में सींग युक्त कलिका या सींग को नष्ट कर देना, मतलब पशुओं को सींग रहित करना, सींग रोधन कहलाता है।
अब हम सींग रोधन क्यों करते हैं पशुओं में? ताकि पशु आपस में लड़ाई ना कर सके, सींग से उत्पन्न होने वाली बीमारियां ना हो सके, और हम सींग रहित पशु जब बना लेंगे तो मानव का उनके प्रति डर खत्म हो जाएगा। जिस पशु के सींग नहीं होते उस पशु से डर कम लगता है। ठीक है, तो सींग रोधन क्या कहलाता है, डी हॉर्निंग क्या कहलाता है, इस पर भी हम विचार कर लेते हैं। डी हॉर्निंग, डी हॉर्निंग यानी कि हम इसे अगर बात करें तो सींग रोधन। सींग रोधन क्या होता है? इसमें नर और मादा की बात नहीं आएगी, ओवरऑल एनिमल की बात आ जाएगी। तो पशुओं को सींग रहित करना सींग रोधन कहलाता है। लिखिएगा, पशुओं को सींग रहित करना, पशुओं को सींग रहित करना पशुओं को सींग रहित करना सींग रोधन कहलाता है। सींग रोधन कहलाता है। अब अगर हम बात करें कि सींग रोधन हम क्यों करते हैं पशुओं में, सींग को क्यों हटा देते हैं, सींग रहित हम पशुओं को क्यों करते हैं? ताकि पशु आपस में लड़ाई ना कर पाए, और पशु से जो मानव का डर बना रहता है सींगों को लेकर वो खत्म हो जाए, और सींगों से संबंधित जो होने वाली बीमारियां होती हैं वो भी पशुओं में चली जाएं। तो जो डिहॉर्निंग करते हैं, सींग रोधन करते हैं, एक तो सींग रोधन का तरीका हम लोग अपनाते हैं। सींग रोधन के लिए हम कुछ प्रयोग करते हैं, जैसे कास्टिक पोटास की छड़, कास्टिक पोटास की छड़। हालांकि ये जो कास्टिक पोटास की छड़ नहीं होती है, कास्टिक पोटास इस छड़ में प्रयोग करते हैं, परंतु हम लोग लिख लेते हैं कास्टिक पोटास की छड़। विद्युत डिहॉर्नर, इसमें विद्युत डिहॉर्नर, और छल्ला चढ़ाकर, छल्ला चढ़ाकर हम सींग रोधन करते हैं। एक तो प्रजनन विधि, प्रजनन विधि क्या होती है? सींग रहित नर का क्रॉस, सींग रहित नर का क्रॉस जब हम किसी सींग सहित मादा के साथ कराते हैं तो जो बच्चा आता है वो सींग रहित आता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो विदेशी पशु होते हैं वो ज्यादातर सींग रहित होते हैं। तो हम विदेशी पशुओं के नर का मादा, भारतीय मादा पशुओं से जब हम संभोग करा लेते हैं तो जो बच्चा निकल के आता है वो सींग रहित होता है। तो कास्टिक पोटास की छड़, विद्युत डिहॉर्नर, छल्ला चढ़ाकर, प्रजनन विधि इत्यादि विधियों से हम क्या करते हैं, पशुओं में सींग रोधन कर लेते हैं। क्या करते हैं? सींग रोधन कर लेते हैं। उसके बाद अब लास्ट एक हेडिंग हम पढ़ने वाले हैं, प्यूबर्टी। हम बात करते हैं प्यूबर्टी, यौवनारंभ, यौवनारंभ। प्यूबर्टी क्या होता है, यौवनारंभ क्या होता है, इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। लिखेंगे, यह पशुओं में वयस्कता का प्रथम लक्षण होता है। यह पशुओं में, यह पशुओं में वयस्कता का प्रथम लक्षण होता है, वयस्कता का प्रथम लक्षण होता है। तो प्यूबर्टी की बात जब हम करते हैं तो ये जो पशुओं में वयस्कता का प्रथम लक्षण होता है, कई बार पूछा गया कि पशुओं में वयस्कता का प्रथम लक्षण किस एज में आता है, उसको क्या बोलते हैं? तो प्यूबर्टी एज बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्यूबर्टी एज में, प्यूबर्टी एज में, प्यूबर्टी एज में
पशुओं के जनन अंग सक्रिय हो जाते हैं, पशुओं के जनन अंग सक्रिय हो जाते हैं, पशुओं के जो जनन अंग होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट, नर पशु में शुक्राणु एवं मादा पशु में अंडाणु बनना प्रारंभ हो जाते हैं, मादा पशु में अंडाणु बनना प्रारंभ हो जाते हैं। अंडाणु बनना प्रारंभ हो जाता है या हो जाते हैं। ठीक है, ये प्यूबर्टी एज की जब हम बात किए तो पशुओं में वयस्कता का प्रथम लक्षण होता है, और इस एज में जो चाहे नर पशु हो चाहे मादा हो, दोनों के अंदर जो जनन अंग होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, और उन्हीं जनन अंगों के माध्यम से शुक्राणु और मादा पशु में अंडाणु का निर्माण होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि शुक्राणु की, अगर हम बात करते हैं तो शुक्राणु कहाँ से बनते हैं? वृषण में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? वृषण में निर्माण होता है शुक्राणुओं का। ठीक है, अगर अंडाणु की बात करेंगे तो फैलोपियन नलिका, ठीक है, फैलोपियन नलिका में इसका निर्माण होता है। फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका में अंडाणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु जो होते हैं नर जो पशु होता है, और मादा पशु में क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारे टर्मिनोलॉजी पर डिस्कस किया। ये जो पहला क्लास और दूसरा क्लास है, इन क्लासेस से बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने निकल के आएंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप एएफओ की तैयारी कर रहे हो, यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हो, साथ ही साथ चाहे बिहार में एग्रीकल्चर में आने वाली वैकेंसीज की तैयारी हो, चाहे मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो भी एमपी आ रही हो, एमपी एडीए की वैकेंसी हो गई, एसडीएओ वगैरह हो गया, हर एक वैकेंसी में आपको एनिमल हस्बेंड्री का तो बोलबाला है। साथ में अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, वो बच्चे जो 11वीं और 12वीं कृषि से करते हैं, उसके बाद बीएससी करना चाहते हैं, तो वो एमपैट का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है मध्य प्रदेश। ठीक है, एग्रीकल्चर टेस्ट, तो प्रिलिमिनरी एग्रीकल्चर टेस्ट, उसमें 50 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री का आता है। तो 50 क्वेश्चन आपका ये मान के चलो सिलेक्शन कराता है पूरा का पूरा। और जो भी एग्जाम, जैसे एजीटीए की हम बात कर लें तो एजीटीए में 5 नंबर का ही आना है, और अक्सर कर ये 5 से 10 नंबर में ही उत्तर प्रदेश के सारे एग्जाम में सिमट जाता है। उत्तर प्रदेश से बाहर जाएंगे तो बिहार में बीसीसी का एग्जाम होता है, वहां भी एनिमल हस्बेंड्री से बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एमपी में तो 50 क्वेश्चन का बोलबाला। तो जो बच्चे उत्तर प्रदेश, एमपी और राजस्थान वाले 20 नंबर का मटेरियल आपको मिलेगा सुपरवाइजर एग्जाम में। तो सुपरवाइजर में जो भी एनिमल से क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 20 में 17 क्वेश्चन आपको हमारे इन क्लासेस से मिल जाएंगे। 3 क्वेश्चन जो कि लोकल राजस्थान से पूछे जाते हैं वो आपको इसके लिए स्पेशल हम क्लास करा देंगे। तो आप भी अगर ये क्लास देखना चाहते हैं तो इसको पूरी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से देखें। अब बात आती है कि इस क्लास को हम कहाँ देख पाएंगे। तो ये पहला और दूसरा जो पार्ट है इसका, तो ये तो यूट्यूब पे हम आसानी से देख लेंगे। तीसरा जो पार्ट देखने के लिए हमको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी। आप वहां से शताब्दी बैच में एनरोल करने के बाद ही आप इसको एनिमल हस्बेंड्री को कंप्लीट देख पाओगे, बिना पीपीटी में, शुद्ध हिंदी मीडियम में। यदि आपको कंटेंट चाहिए है तो आपको ऐप डाउनलोड करिए और बैच से एनरोल करके तुरंत ही इस कोर्स को पढ़ लें। ठीक है।